बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेल की हिस्ट्री और सेल थ्योरी की कुछ डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेल क्या है इसका हल्का सा तारुफ करते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। बाज़ औक़ात सिर्फ ये भी कहते हैं सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल ज़िंदगी की इकाई है, बुनियादी इकाई है। अब इकाई किसको कहते हैं? किसी बड़ी इंटाइटी या किसी बड़ी हकीकत का वो सबसे छोटा मुमकिन ज़र्रा जिसमें उस बड़ी चीज़ की सारी खूबियाँ मौजूद हों, उसको यूनिट कहते हैं। तो सेल ज़िंदगी की वो इकाई है जिसमें ज़िंदगी की सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। और अब सेल अगर इस हद तक समझ में आ गया है तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये डिस्कवर कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, और सेल थ्योरी कब पेश हुई, कब कंप्लीट हुई, वगैरह वगैरह। इसमें सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की बात करें, लेकिन इससे पहले एक और हकीकत भी समझना ज़रूरी है। सेल इतना छोटा होता है इन मोस्ट केसेस कि ये खाली आँख से देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, इम्प्रूव हुआ, फिर जाके हम सेल देखने के काबिल हुए। तो कहा जाता है कि 1595 या 97 में ज़करिया जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, और 1665 तक ये माइक्रोस्कोप तकरीबन 70-75 साल में काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया, और इसको सेल का मौजिद कहा जाता है। असल में इसने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप। उसमें हर चीज़ को अपनी आँखों से देखने की कोशिश करता था, कभी बारिश के कतरे, कभी आंसू के कतरे, कभी मुख्तलिफ चीज़ें। तो इसी दौरान इसने कॉक, जो कि एक नरम लकड़ी होती है, उसका एक बहुत बारीक स्लाइस लिया, और उस स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा अपने माइक्रोस्कोप में, तो उसमें खाली चैम्बर्स नज़र आए, और इसने कहा कि कॉक इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल एम्प्टी चैम्बर्स, और इन वेरी स्मॉल एम्प्टी चैम्बर को उसने सेल का नाम दिया। तो सेल का मफहूम ये बना कि ये खाली खाना है, और ये बात इसी तरह रह गई। फिर जाके 1673 में बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ, और बैक्टीरिया को पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया गया। फिर ये बात हम कह सकते हैं किसी हद तक दब गई, दब तो नहीं गई थी, लेकिन कोई बहुत नुमाया काम नहीं हुआ सेल के हवाले से। जाके 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने ये दावा किया। अब तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रोस्कोप कितना डेवलप हुआ होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये दावा किया कि सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी चैम्बर, बल्कि सेल के अंदर उसके मरकज़ में एक और चीज़ भी है, एक और छोटा सा सेल जैसी कोई चीज़ है। उसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। न्यूक्लियस का तर्जुमा ही ये था कि सेंट्रल, यानी सेल के मरकज़ में पाए जाने वाला कोई चीज़। तो इस डिस्कवरी के बाद सेल का पुराना कंसेप्ट चेंज हो गया, जो ये कहता था कि सेल इज़ एन एम्प्टी चैम्बर। अब कहा गया कि सेल इज़ नॉट एम्प्टी बट इट बियर्स अ न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर। यहाँ से फिर सेल के बारे में तजस्सुस बढ़ गया लोगों का, क्योंकि लोग और चीज़ें भी ढूंढने लगे। लोगों को शक हुआ कि जब न्यूक्लियस हो सकता है इसमें, तो और चीज़ें भी हो सकती हैं। लिहाजा इधर से आगे सेल के ऑर्गेनेल्स डिस्कवर होने लगे धड़ाधड़। उन सब की तफसील में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़रूरियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के तकरीबन 7 साल के बाद, यानी 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट था M.J. श्लेडन। उसने प्लांट का सेल डिस्कवर किया, और ये दावा किया कि सारे पौधे सेल से बने हुए। फिर तकरीबन 1 साल के बाद एक और जर्मन जोलॉजिस्ट आ गया, जिसका नाम T. श्वान या थियोडोर श्वान था। उसने कहा कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यहाँ फिर इन दोनों ने मिलकर कहा
कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यहाँ से सेल थ्योरी की बुनियाद पड़ गई और मैं आखिर में बताऊंगा सेल थ्योरी क्या है। तो बात यह चली कि सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स सेल से बने हैं। अब तक के हिसाब से लिविंग थिंग्स प्लांट और एनिमल ही समझे जाते थे, अगरचे बैक्टीरिया भी डिस्कवर हो चुके थे। उनके बारे में अभी डिसाइड नहीं किया गया था कि ये सेल्स ये जानदार हैं या नहीं है। बहरहाल इन दोनों ने, श्वान और श्लेडन ने, न सिर्फ यकजबान होकर ये कहा कि एनिमल और प्लांट सेल से बने हुए हैं, बल्कि उन्होंने एनिमल और प्लांट के सेल के डिफरेंस को भी वाज़ेह किया। इसमें मोटे मोटे फ़र्क ये बताए गए कि प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा ये बताया गया कि प्लांट के सेल की शेप फिक्स है, एनिमल के सेल की शेप फिक्स नहीं है। इस तरह से इन्होंने प्लांट और एनिमल सेल्स को डिफ्रेंशिएट भी किया, सेल थ्योरी की बुनियाद भी रखी। उसके बाद फिर बहुत सारे साइंसदानों का नाम है। एक और साइंसदान का नाम इस बुक में थोड़ा सा फ़र्क के साथ बताया गया है। मैं इशारा कर रहा हूँ नेशनल फाउंडेशन की बायोलॉजी की बुक जो फर्स्ट ईयर के लिए रिकमेंडेड है पाकिस्तान में। उसमें यह कहा गया कि 1858 में रोडल्फ विर्चो ने यह दावा किया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मेरे ख्याल में ये 1855 की बात है, जब रोडल्फ विर्चो ने कहा कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेकिन इसके पास ये एक सबूत, इस बात का सबूत नहीं था। सबूत इसलिए भी कन्फ्यूजन का शिकार था कि इस वक्त दुनिया में साइंसदानों के दरमियान दो नज़रिए चल रहे थे लाइफ के बारे में, बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस वालों का ख्याल था कि नए सेल्स या जानदार दूसरे जानदारों से वजूद में आते हैं। एबायोजेनेसिस वालों का ख्याल था कि बेजान से भी जानदार बन सकते हैं। तो ये दो नज़रिए तकरीबन 2 साल से इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था। तो रोडल्फ विर्चो की बात को भी इस तरह लिया गया कि ये अगर यूनिट है और ये नए सेल से अराइज होता है तो फिर एबायोजेनेसिस की तो ये नफ़ी है। लिहाजा इस बात को अक्सर तस्लीम नहीं किया गया। फिर जाके 1863 में लुईस पास्चर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके बाद एबायोजेनेसिस का नज़रिया हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, बायोजेनेसिस को ही एक्सेप्ट किया गया। तब जाके रोडल्फ विर्चो की, जिसको रोडल्फ फिर्को भी कहा गया है, उसकी बात में वज़न आ गया और उसकी बात को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि सेल थ्योरी का हिस्सा भी बनाया गया। और उसकी बात ये थी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे और साइंसदानों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कोर्स में ये चीज़ें मेंशन नहीं है तो हम भी उसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं, ये 1838 में जिस थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी वो कम बेश जाके 1885 में 1885 में तकरीबन मुकम्मल हो गई। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी सेल थ्योरी में पॉइंट्स ऐड किए जा रहे हैं, तो ये सेल थ्योरी अभी भी फाइनल नहीं है। बहरहाल जिसको बुनियादी हैसियत हासिल है जिन 3 पॉइंट्स को सेल थ्योरी के, वो ये हैं। पहला, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। ज़रा गौर करें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सारे जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ये एक या एक से ज़्यादा की शर्त क्यों लगी? क्योंकि अभी इससे पहले तक, सेल थ्योरी के आने से पहले तक या इसके एक्सेप्ट होने से पहले तक सिर्फ एनिमल और प्लांट को सेल समझा जाता था, तो यूनिसेलुलर सारे आउट हो रहे थे। तो जब ये शर्त लगा दी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स, तो इसके बाद सारे वो जानदार कहलाए जो चाहे एक सेल से बने हों या हज़ारों सेल से बने हों। पहला नुक्ता सेल थ्योरी का ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। दूसरा जुमला ये कहा गया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या इसी को थोड़ा सा और फैला दें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर जानदार की जो भी खुसूसियात होती हैं वो सेल जैसे सबसे छोटे हिस्से में पाई जाती हैं, और सेल से छोटी किसी भी चीज़ में लाइफ की एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लिहाजा सेल सबसे छोटा वो ज़र्रा है जानदारों का
जो यूनिट के तौर पर काम करता है, जिसमें ज़िंदगी की सारी खूबियाँ बताई जाती हैं। अब ज़रा इसी जुमले को एक और तरह से भी बताते हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि किसी जानदार के जिस्म से जो भी अफ़आल या फंक्शन सरजद होते हैं, वो दरअसल उसमें मौजूद सेल्स की वजह से सरजद होते हैं। उसके सेल्स वो काम कर रहे हैं। इसी तरह किसी जानदार की जो भी शक्ल है, जो भी उसकी साख्त है, वो भी उसमें मौजूद सेल्स की वजह से, सेल्स की अरेंजमेंट की वजह से है। इसीलिए हम सेल को जानदार की साख्ती और फैली इकाई कहते हैं। अब दोबारा बताता हूँ मैं। पहला जुमला क्या कहता है सेल थ्योरी का? ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। दूसरा जुमला ये कहता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा जुमला जो सेल थ्योरी का है वो ये कहता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स पहले से मौजूद सेल में तकसीम के जरिए वजूद में आते हैं। यहाँ ये जुमला क्यों कहा गया? ये इसीलिए कहा गया कि एबायोजेनेसिस के नज़रिए को रद्द किया जाए। दरअसल हकीकत ये है कि मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया है कि ज़िंदगी शुरू का जो माहौल था उसमें बेजान से जानदार बन रहे थे, ज़िंदगी बेजान से वजूद में आ रही थी। लेकिन प्लेनेट अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया ग्रेजुअली। तो उसके बाद अब सिर्फ जानदार से जानदार जन्म ले सकते हैं, बेजान से जानदार नहीं बन सकते। लिहाजा ये सेल थ्योरी का हिस्सा है। कहा जाता है कि सेल थ्योरी के तकरीबन कोई कमोबेश 20 के करीब इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन यही 3 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनको बुनियादी अहमियत हासिल है। अब हम एक और नुक्ते की तरफ आते हैं, वो है वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी। यानी ये सेल थ्योरी जो डिस्कशन करती है, क्या ये सही है या नहीं है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, वो देख लें। सबसे पहले, सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यूज कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये इसलिए कहा जाता है कि ये दावा था कि सेल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो इसका सबूत तो बहुत सारे हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली सारे काम कर सकते हैं। फिर भी अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई सेल अलग करें तो वो थोड़े अरसे के लिए ज़िंदा रह सकता है, अपने जानदार के वजूद से हट के भी, लेकिन लंबे अरसे तक ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसमें फिर जानदारों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के लंबे अरसे तक रह सकते हैं, टिश्यू कल्चर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। दूसरी बात ये बताई गई है इसमें, nothing smaller than a cell have been found to be able to live independently। ये पहले भी मैंने जिक्र किया था। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी सेल ही वाहिद चीज़ है जिसमें ज़िंदगी की सारी खूबियाँ मौजूद हैं। वो सेल इन खूबियों को शो कर सकता है। सेल से कोई छोटी चीज़, मसलन उसका कोई ऑर्गेनल निकालें, इवन न्यूक्लियस निकालें, तो सेल से जब इनको अलग किया जाए तो इनमें से कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये जुमला ये बात साबित करता है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। नो एनी थिंग इज स्मॉलर देन अ सेल कैन शो एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है। दूसरा और तीसरा जुमला ये कहता है कि एक्सपेरिमेंट बाय फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पास्चर हैव demonstrated that cells cannot grow in sealed and sterile conditions। ये लंबी कहानी है, दास्तान, जो मैंने आपको इशारतन कहा था कि बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का कंपटीशन चला। उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था फ्रांसिस्को रेडी ने किया था, जिसमें उसने बताया था कि जानदारों से जानदार ही बन सकते हैं, बेजान से नहीं बन सकते। और आखिरी एक्सपेरिमेंट इस सीरीज़ का लुइस पास्चर ने किया था। लुइस पास्चर ने ये किया था। इससे पहले स्प्लेंजानी नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक सील कंडीशन डेवलप की गई थी, या यूं समझो एक ऐसा बर्तन लिया गया था जिसमें अंदर कुछ चीज़ों को उबाल के उसके ढक्कन को सील पैक कर दिया गया था, तो उसमें कोई जानदार पैदा नहीं हुआ था। लेकिन लुइस पास्चर ने एक एस शेप की नाली के ज़रिए हवा जब पहुंचाई तो वहाँ पर चीज़ें ग्रो होने लगी थी। ये तजर्बा, इन दोनों के तजर्बात असल में एबायोजेनेसिस को रद्द करने के लिए था, लेकिन इसी से सेल के बारे में भी ये राय पैदा हो गई, या राय सामने आ गई कि सेल भी
सील्ड कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकते, यानी उनको हवा, पानी, रोशनी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसके बगैर ये सर्वाइव नहीं करते हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि इन स्टेराइल कंडीशन यानी जरासीम कुछ माहौल में अगर रखेंगे तो फिर भी ये सेल सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हम बुक की एक और हेडिंग को डिस्कस करते हैं, वो है एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। इसका मफहूम तो ऐसा लगता है कि ये सेल थ्योरी हर जगह अप्लाई नहीं होती है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मसलन यहाँ कहा गया कि वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, यानी वायरसेस सेल थ्योरी को पूरा नहीं करते हैं। ये बहस मुझे तो गैर ज़रूरी लगी, इसलिए कि वायरस के बारे में अभी फैसला ही नहीं हो सका है कि ये जानदार है या नहीं है। सेल थ्योरी तो ये कहती है कि सेल जानदारों का यूनिट है, बेजानों का नहीं है। तो वायरस अभी सेल से बना हुआ नहीं है, इसलिए ये सेल थ्योरी वायरस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती है जब तक वायरस का फैसला नहीं हो जाएगा कि ये जानदार हैं। अगर फैसला हो जाता है तो फिर सेल थ्योरी में तरमीम करनी पड़ेगी, वरना वायरस जब लिविंग सिस्टम के अंदर ही नहीं आते हैं तो सेल थ्योरी उस पर अप्लाई नहीं हो सकती। क्योंकि वायरस में सेल कहलाने की शर्तें मैं बताऊंगा बाद में। वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज कम्प्लीटली लिविंग बिकॉज दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें खामियां हैं जिसकी वजह से वायरस को जानदारों में शामिल नहीं किया जा सकता, तो सेल थ्योरी का अतलाक वायरस पर नहीं होता। इसी तरह वायरस से भी छोटे कुछ और पार्टिकल्स हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल जिसमें वायरॉइड्स हैं, प्रायोन्स हैं, इनके ऊपर भी सेल थ्योरी का अतलाक नहीं होता। वो इसलिए कि वायरॉइड्स आर फ्री इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स, जबकि प्रायोन्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये दोनों सेल से बने हुए नहीं हैं, लेकिन इनके कुछ मामलात लिविंग थिंग जैसे हैं और इसीलिए सेल थ्योरी इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होती है, तो ये एक्सेप्शनल हो गया। इसी तरह एक कन्फ्यूजन हो सकती है, वो है आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट्स। इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या सेल थ्योरी इन पर अप्लाई होगी? यस, होगी। वो इसलिए कि आरबीसी जब तक मैच्योर नहीं होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी तरह सीव ट्यूब सेल्स भी जब तक मैच्योर नहीं होते न्यूक्लियस होता है उनके पास, तो वो सेल्स हैं कम्प्लीटली। बाद में मैच्योरिटी के बाद ड्यू टू सेकेंडरी एडॉप्टेशंस दे हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई, इसलिए अब उनको सेल के खाते से हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो सेल थ्योरी इनके ऊपर अप्लाई होती है, अलबत्ता इनमें ये एक्सेप्शनल केस है आरबीसीज और सीव ट्यूब में कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देते हैं ये। इसी तरह ये भी एक अजीब सा जुमला यहाँ लिखा गया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या सेल थ्योरी इन पर अप्लाई होगी? यस, होगी, क्योंकि सेल कहलाने की 4 शर्तें ये पूरी कर रहे हैं। लिहाजा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया ये सब के सब सेल्स हैं, बज़ाहिर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने की वजह से। न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियर मटेरियल तो है, ऑर्गेनाइज नहीं है या मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात पर इनको सेल थ्योरी के बाहर से, दायरे से बाहर खारिज नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये इंक्लूडेड है। 5th जो पॉइंट है वो है सिनोसाइटिक हाइफी, और ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियाई की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट। और क्या इनको हम सेल के दायरे में ला सकते हैं या सेल थ्योरी के दायरे में ला सकते हैं? तो यस, ला सकते हैं। वो इसलिए कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सेल में न्यूक्लियस एक ही होता है, लेकिन बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सिलिएट्स, उनमें तो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, और उनको डाइकैरियोटिक भी कहा जाता है। इसी तरह फंजाई हैं, हमारे अपने मसल्स के सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा इनको सेल तो कंसिडर किया जाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएंगे। यानी ये हमें एक ख़तरे से आगाह कर रहा है, कन्फ्यूजन से, कि अगर किसी के अंदर वाज़े न्यूक्लियस ना हो लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल हो, तब भी वो सेल ही कहलाएगा, उस पर सेल थ्योरी का इतलाक होगा। इसी तरह अगर किसी सेल में न्यूक्लियाई की तादाद ज़्यादा हो तो भी उसको सेल ही समझा जाएगा, चाहे न्यूक्लियस 1 हो, 2 हो या 10 हो, ये कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर किसी सेल में एक मरहले पर न्यूक्लियस हो
किसी और मरहले पर न्यूक्लियस ना हो तो क्या सेल थ्योरी उधर अप्लाई होगी? यस होगी। ये सेल थ्योरी से वो भी मुस्तस्ना नहीं है। आखिरी जुमला यहाँ पर गलत लिखा गया है, वो है कि प्रोटोजोआ ये सेल की थ्योरी के दायरे में नहीं आते हैं। ये आते हैं क्योंकि सेल थ्योरी का पहला नुक्ता ही ये कहता है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये कहने के बाद तो यूनिसेलुलर भी आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर भी आ जाएंगे, कॉलोनियल भी आ जाएंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर, हर तरह के जानदार सेल थ्योरी में आएंगे। तो इन कन्फ्यूजन्स को हमें जहन से निकालना होगा। आज के लिए बस इतना था। थैंक यू वेरी मच।